मैं राम सिंह शेखावत भूकर ठाकुर साहब के बारे में आज विस्तृत से बताने जा रहा हूँ। भूकर नौर तहसील में वर्तमान में पड़ता है। भूकर एक ठिकाना था, बीकानेर रियासत के अंदर था। एक बार क्या हुआ कि जोधपुर घराने ने बीकानेर पे आक्रमण बोल दिया होली से 4-5 दिन पहले, और घेरा गाल करके बैठ गए। उस जमाने में बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। उन्होंने विचार किया कि चारों तरफ जोधपुर रियासत के सैनिक घेरा गाल करके बैठ गए, ये सब कुछ हमारा लूट करके जाएंगे या यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि अभी वर्तमान में भूकर ठाकर साहब से बुद्धिजीवी और भूकर ठाकर साहब से ताकतवर और कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने एक सैनिक को पूरा विवरण लिख करके भूकर के लिए रवाना कर दिया। भूकर ठाकर साहब एक डॉक्टर का काम भी करते थे। उस ज़माने में भेड़ बकरियां अगर टूट जाते, उनके पैर टूट जाते या कोई किसी प्रकार की बीमारी लग जाती तो भूकर ठाकर साहब उसका उपचार करते थे। जब सेवक भूकर पहुंचा उस समय ठाकुर साहब एक किसान की भेड़ का पैर बांध रहे थे। पैर टूटा हुआ था, पैर बांध रहे थे, नॉर्मल ड्रेस में थे। जब सैनिक वहाँ पहुंचा तो उसने पूछा कि मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। भूकर ठाकुर साहब ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर रियासत से आया हूँ, अन्नदाता महाराजा सरदार सिंह जी ने मुझे भेजा है, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। भूकर ठाकुर साहब ने उस किसान की भेड़ का पैर बांध करके और किसान को कहा कि जाओ ये ठीक हो जाएगी, और कोई और बात हो यानी इस भेड़ के बारे में कोई और बात हो तो मुझे या तो इस भेड़ को यहाँ ले आना या मुझे बुला लेना। किसान चला गया। भूकर ठाकुर साहब अपनी मेड़ी के अंदर चले गए और जो ठाकुरों की जो ड्रेस थी वो पहन करके बाहर आए। तो उस सैनिक ने सोचा कि राजा साहब ने मुझे भेजा है, अन्नदाता ने मुझे भेजा है, ये तो एक नॉर्मल से आदमी है। अभी तो भेड़ का पैर बांध रहे थे, अब अपनी ड्रेस पहन के आ गए। तो उसने पूछा बोलो क्या काम आए हो आप? सैनिक ने कहा ये लो आप पढ़ो। भूकर ठाकुर साहब ने पूरा वो विवरण पढ़ा, उनका लेटर पढ़ा। तो उसमें लिखा हुआ था कि जोधपुर दरबार के सैनिक बीकानेर को घेर रखा है और यहाँ कई दिनों से बैठे हैं और हम अंदर हैं। तो उन्होंने विचार किया कि जोधपुर की सेना तो मोटी है, हमारा ठिकाना तो यहाँ छोटा है। तो उन्होंने, बुद्धिजीवी भी थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अपने कुछ सैनिक ले लिए, कुछ ढोल बजाने वाले आगे कर लिए और यहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में उस ज़माने में यहाँ ये एरिया जो गायें चराने वाले मुसलमान थे उनका एरिया था। यहाँ गायें चराने वाले मुसलमानों की काफ़ी तादाद थी। तो जैसे जैसे वो बढ़ते गए और उन मुसलमानों को कहा कि मुझे 2 दिन के लिए आपकी गायें चाहिए। गायें बड़े बड़े सींग थे, उनके टोकरे बंधे हुए थे। तो मुसलमानों ने कहा ले जाइए महाराज, आप ठाकुर साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उन गायों के टोलों को भी साथ में ले चले। किसी ने ये समझ में नहीं आया कि ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हैं। जब बीकानेर से थोड़ी दूर पर उन्होंने उस गायों के, रात की टाइम की बात है, थोड़ी दूर पर उन्होंने उन गायों के सींगों पर मसाले बांध ली और ढोल नगाड़े वाले आगे कर लिए। कुछ वहाँ से भूकर से अपने सैनिक लेकर के रवाना हुए, उनको आगे कर लिया और ज़ोर ज़ोर से करने लगे मार लो काट लो, मार लो काट लो। जब जोधपुर वालों को ये पता लगा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, इतनी मसालें जग रही है, इतना धूड़ा उड़ रहा है, इतनी
तगड़ा काम हो रहा है, तो बहुत बड़ी सेना आ रही है, हम तो भाग जाते हैं। आज होली का टाइम है, तो वो क्या हुआ कि उसी टाइम अपना त्याम झाम लेकर के भागे, नागौर जाते उन्होंने अपनी होली मंगलाई। जब ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी बीकानेर पहुँचे, महाराजा राज सिंह जी बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया और महफिल जमाई। और उस महफिल के अंदर जब ठाकुर साहब भूकर कुशाल सिंह जी को पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो ठाकुर साहब कुशाल सिंह ने कहा कि अन्नदाता, आपका हुक्म हो और मेरा ये 21 किलो का खांडा हो तो मैं आपको दिल्ली का तख्ता दिला दूंगा। तो कहते हैं कि पहले कान फूंकने वाले बहुत थे, उन्होंने तुरंत प्रभाव महाराजा राज सिंह जी, महाराजा सरदार सिंह जी के कान फूंक दिए कि अगर कोई दिल्ली का तख्ता दिलवा सकता है, वो बीकानेर का कोस भी सकता है। उनके दिमाग में उल्टी बैठती कि कहीं हमारा राज नहीं कोस ले। तो उन्होंने महफिल करके कहा कि आप जाइए ठाकुर साहब। जब अच्छी तरह से भूकर ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी को भेज दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये खटक गई कि इतना ताकतवर और इतना बुद्धिजीवी कहीं मेरा बीकानेर का राज नहीं कोस ले। महाराजा सरदार सिंह जी के दिमाग में ये मतलब बार बार रियल की तरह चलती रही। तो उन्होंने कई दिनों के बाद में भूकर ठाकुर साहब को आमंत्रण किया गया कि आप बीकानेर आइए। और उससे पहले उन्होंने एक ये भी पता कर लिया था कि ये इतनी ताकतवर क्यों है, इनको अगर ये शराब पीते हैं, शराब नहीं चढ़ती है, बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने ये एक पता कर लिया था कि एक कोई फ़कीर था हरियाणा का, वो भूकर ठाकुर साहब को अपना चेला मानते थे और उस फ़कीर को ठाकुर साहब गुरु मानते थे। उस फ़कीर ने उनको एक मुंदड़ा दिया हुआ था, अंगूठी में पहनने में, अंगुली में पहनने के लिए मुंदड़ा दिया हुआ था। उस मुंदड़े के बारे में उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई जहर भी दे दे और आपका मुँह छू पे अगर ताव लग जाएगा तो आपका जहर भी उतर जाएगा और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या थी कि काला मींडा माचे पे बैठ के उसका मीट मत खाना। यानी भूकर ठाकुर साहब को उस फकीर ने कहा काला मींडा माचे पे बैठ के उसका मीट मत खाना। भूकर ठाकुर साहब ने हाँ कर दी और मुंदड़ा ले लिया। भूकर ठाकुर साहब बड़े ताकतवर थे, उस फकीर का भी आदर करते थे। जब बीकानेर दरबार ने उनको बुलाया तो अपनी अंगुली में उस मुंदड़े को पैर करके ठाकुर साहब चल पड़े। उससे पहले बीकानेर महाराजा राज सिंह ने एक चतुराई से, महाराजा सरदार सिंह ने एक चतुराई से महाजन ठाकुर साहब को कहा, क्योंकि उन्होंने पहले ये पड़ुतल कर लिया था अपने गुप्तचरों को भेज करके। सरदार सिंह ने महाजन ठाकुर साहब को कहा कि माचे पे बैठा करके काले मींडे का मीट भूकर ठाकुर साहब को खुआ देना, क्योंकि ये भूकर से भी यहाँ से जाते हैं तो महाजन होकर के जाना पड़ता है। तो वो तो घोड़ों से जाते थे पहले। महाजन में क्या है कि उन्होंने महाजन ठाकुर साहब ने भूकर ठाकुर साहब का आदर सत्कार किया, मन में बेईमानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि काले मींडे का मीट और माचे पे बैठा करके भूकर ठाकुर साहब को खुआ दिया। जब उनको पता लगा तो उनको पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या हुआ कि महाराजा सरदार सिंह जी ने बुलाया था तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। जब वो बीकानेर पहुंचे तो वहाँ पर बड़ा आदर सत्कार किया, मन में बेईमानी थी। आदर सत्कार किया और महफिलें जमाई, कई दिनों तक महफिलें जमाई। लेकिन भूकर ठाकुर साहब को जहर दें, दारू पिलाएं, कुछ भी खिलाएं और मुंडड़ा मुँह पे फेरते और सब कुछ उतर जाता।
यानी उतर जाता था। क्या हुआ कि उनको ये कानाफूसी कर दी कि ये अंगुली वाला मुंडा कैसे ही निकालो। जब भूकर ठाकुर साहब वापिस आने की तैयारियां कर रहे थे, भूकर आने के लिए, और उसी टाइम में ये किसी चतुर ने ऐसे कह दिया कि इसका मुंडा निकाल दो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने वहाँ भूकर ठाकुर साहब को रोका महाराजा सरदार सिंह जी ने, और फिर महफिल जमाई और वहाँ पर कलाड़ियों को नचाई, शराब पी और शराब के अंदर जहर मिला करके भूकर ठाकुर साहब को देते रहे। वो अपनी मूँछों पे हाथ फेरते रहे और वो शराब और जहर उतरता रहा। जैसे कैसे कलाड़ियों ने उस मुंदड़े को निकाल दिया और शराब और जहर पिलाया गया। भूकर ठाकुर साहब मारे गए, यानी ख़त्म हो गए। उस ज़माने में उनके बेटे थे, वो छोटे थे। भूकर ठाकुर साहब की यहाँ भूकर के अंदर बॉडी भेज दी गई, उनका संस्कार हो कर दिया गया। लेकिन वो उनकी आत्मा भटकने लग गई, क्योंकि ऐसे मारे हुए थे, जहर दे करके मारे हुए थे, उनकी आत्मा भटकने लग गई। तो क्या हुआ कि कभी जननी डोडियों में हार्ड चले जाते, कभी कुछ होता, यानी बीकानेर ठिकाने में शांति नहीं रही थी। तो उन्होंने बड़ा दिक्कत हुई कि यार क्या करें, हमने तो एक पंगा और ले लिया, यानी एक और काम खराब हो गया। ये ठाकुर तो चला गया लेकिन ये पंगा और हो गया। तो उन्होंने क्या किया, पड़तल किया कि यार ये कैसे हो गया ये। फिर उन्होंने पड़तल किया कि वहाँ एक फकीर था, उसका ये चेला था, तो उसके पास में गए। उसने कहा कि ये आपने बहुत बड़ा गलत काम किया, इतने बुद्धिजीवी और इतने ताकतवर आदमी को आपको मारने की क्या जरूरत थी। महाराजा सरदार सिंह को भी पश्चाताप हुआ, लेकिन कहते हैं कि पतंग की डोर टूट जाती है तो पतंग चली जाती है, क्योंकि वो तो चले गए थे। तो उनको उस फकीर ने आया और उसने अपना जो भी था उनको गंगा जी उनके जो भी होमन सोमन करके उनको भेज दिया गया और उनकी गति करवा दी गई। इस तरीके से भूकर ठाकुर साहब के बारे में, जैसे मतलब ये ठिकानों में एक दूसरे की कानाफूसी के कारण भी ठिकानों में कमजोरी आई थी, और भूकर ठाकुर साहब जैसे ऐसे महान योद्धा को मारने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये युद्ध में हारे हुए युद्ध को भी पासा पलट देते थे। बस